दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगी और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगी। बट आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस एग्जाम की सिंसियरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, उनके मन में भी अब डाउट आना शुरू हो गया कि सर क्या इस प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू रखें या फिर हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये डिले इन नोटिफिकेशन क्यों है, इस डिले को हमें किस तरीके से लेना चाहिए और क्यों हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। बट दोस्तों वीडियो वही बच्चा देखे जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है। अगर कोई बच्चा नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है तो वो वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि वीडियो मेरे किसी काम की नहीं है। तो आप अभी स्किप कर दीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में एडुटेप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, बट आप चेक करना चाहते हैं कि भाई आपकी कंटेंट क्वालिटी क्या है, आपने किस तरीके से हर कंपोनेंट को कवर किया है, तो आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक डेमो कोर्स तैयार कर रखा है। डेमो कोर्स क्या है? आपको 1 रुपए की सब्सक्रिप्शन में 48 घंटे का एक्सेस हमारे मास्टर कोर्स का मिल जाएगा। उस मास्टर कोर्स में जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर से एपीएफसी एग्जाम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया है, हम आपको कौन कौन से डिलीवरेबल वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह की कंटेंट क्वालिटी हमने अपने कोर्स में इंश्योर कर रखी है। तो आपका जो डिसीजन है हमारा कोर्स परचेज करने का, वो बहुत कॉन्शियस और क्लियर हो जाएगा और फिर आप हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आप इस डेमो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक पे जाकर आप यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से आप डेमो कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छे से डिस्कस करना चाहिए कि भाई अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है तो क्या हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या होगा, हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन में डिले क्यों हो रहा है, क्यों नोटिफिकेशन जुलाई में आनी थी लेकिन नहीं आई, क्यों नोटिफिकेशन अगस्त में अभी तक नहीं आई, हमें डिस्कस करेंगे। और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, हम इससे क्या मैसेज लें, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई क्या आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर आपको कुछ और सोचना चाहिए। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे हो तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखे इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि भाई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस डिले वाले पीरियड के दौरान क्या होनी चाहिए। एंड लास्ट में बात करेंगे कि भाई अगर आप कोई और एग्जाम भी टारगेट करने की सोच रहे हो तो उस एग्जाम के साथ आपको इस एग्जाम एपीएफसी एग्जाम को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हम सारे एस्पेक्ट इस डिले के अराउंड वाले कवर करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक आराम से देखिएगा और मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या है कि सर नोटिफिकेशन में डिले क्यों है और ये डिले हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2026 अप्रैल 20 को एपीएफसी और ईओ एग्जाम की रिक्वेशन यूपीएससी को गई ईपीएफओ की तरफ से। आप लोग सब जानते हैं कि पहले 391 वैकेंसीज की जो रिक्वेस्ट है वो यूपीएससी को गई थी, जहां पर ईओ की 311 वैकेंसीज थी और एपीएफसी की 80 वैकेंसीज थी। तो नोटिफिकेशन में डिले आया क्यों, रीजन फॉर डिले क्या है कि भाई ईओ की जो रिक्वेशन थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और अब यूपीएससी के पास सिर्फ एपीएफसी की 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की रिक्वेशन थी। अब यहाँ पर यूपीएससी को वेट करना पड़ा ये चेक करने के लिए कि भाई क्या ईपीएफओ कोई फ्रेश रिक्वेशन ईओ की भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो उस चक्कर में आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 महीने का वेट या डिले देखने को मिल रहा है इन दी नोटिफिकेशन। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन जुलाई स्टार्टिंग या फिर जून एंड में एक्सपेक्टेड थी और काफी स्ट्रांगली चांसेस थे कि भाई आपको सेम नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती अगर ईओ विड्रॉ नहीं हुआ होता। बट अगर ईओ विड्रॉ हो गया तो पूरा प्रोसेस उस टाइम पर लगभग 1 से 1.5 महीने डिले हो गया। तो इसीलिए आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें डिले देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर क्या एपीएफसी एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली पहले ही बता चुका हूं भाई एपीएफसी एग्जाम डेफिनेटली इस साल होने वाला है। यूपीएससी ने ईपीएफओ ने दोनों ने अपनी अलग अलग आरटीआई रिप्लाईज में हमें बताया है भाई एपीएफसी एग्जाम का जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन रिलीज करने का वो अंडरवे है और आप लोगों को इस बार सिर्फ एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ईपीएफओ ने अपने आरटीआई रिप्लाई में बोला था कि भाई हम अब कोई फ्रेश रिक्विजिशन फॉर द ईयर 2026 ईओ की नहीं भेजने वाले हैं यूपीएससी को। हमने जो एपीएफसी की भेजी हुई है सिर्फ उसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2026 के लिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहां पर एपीएफसी एग्जाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए एग्जाम होना है और जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाना है दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। डाउट ये नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम तो डेफिनेटली होगा। डाउट है कि भाई एग्जाम कब होगा और वो वैलिड डाउट है। अब दोस्तों तीसरा डाउट है कि सर लेटेस्ट अपडेट क्या है यूपीएससी या ईपीएफओ की तरफ से एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी तो आप इस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने क्या बनाई थी कि यूपीएससी की तरफ से जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया था 19 जुलाई 2026 को, जहां पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन क्या थे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिक्विजिशन ऑफ ईपीएफओ एपीएफसी वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026 and what is the status of notification and examination for EPFO APFC vacancy for the year 2026। तो इन्होंने क्या रिप्लाई बोला, इन्होंने रिप्लाई ये दिया कि जो प्रोसेस है रेफर्ड पोस्ट का वो एडवांस स्टेज पे है।
मतलब इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे यूपीएससी काम कर रहा है एंड वो काफी आगे स्टेज पे है और आपको बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो यही लेटेस्ट अपडेट है कि भाई नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होगा, नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगी, पॉइंट बस ये है कि कब तक आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर अब आप एक एक्सपेक्टेड या फिर टेंटेटिव टाइमलाइन मुझे बता दीजिए कि कब नोटिफिकेशन हो सकती है, आ सकती है, और कब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एज पर दी लेटेस्ट अपडेट, अभी 3 दिन पहले यूपीएससी को कॉल भी किया था और वहां पर उनसे भी रिप्लाई आया है कि भाई एज सुन एज पॉसिबल आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, फोन पे उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आपको ये 3rd या 4th वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल सकती है। क्या इसमें डिले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस काफी इंटरनल स्टेप से गुजरता है और यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉसिबली 3rd या 4th वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आती है तो मुझे ऐसा लगता है पुराने साइकिल्स के रेफरेंसेस से कि भाई आपको एग्जाम 20 दिसंबर 2026 को ही देखने को मिलेगा। हाँ, अगर नोटिफिकेशन अगस्त से डिले होती है, मतलब सितंबर में जाती है, तो उस केस में आपको एग्जाम जनवरी 2027 में भी देखने को मिल सकता है और मार्च 2027 में भी देखने को मिल सकता है। बट अभी तक मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आपको जो टारगेट डेट है अपनी एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन की, वो आपको दिसंबर 20 2026 ही रखनी चाहिए। आप लोग मुझसे एग्री करें तो टारगेट डेट इसको मान लीजिए, अदरवाइज यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एज पर यूर जो है सिचुएशन। आपको जो थिंकिंग सही लगता है उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 100% you should keep preparing for यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन विदाउट अ इंच ऑफ डाउट। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, अब ये पॉइंट भी समझ लीजिए। इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि भाई इस एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप इस एग्जाम का सिलेबस अगर मेरी मानो तो 7-8 महीने में भी कवर नहीं कर सकते हो, अगर आप 3-4 घंटे डेली पढ़ रहे हो। आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतने वास्ट सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी बात कि भाई एग्जाम की रिक्वायरमेंट एक सरफेस लेवल प्रिपरेशन की नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको हर एक कंपोनेंट को कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, आईआर एंड लिबर लॉ, अकाउंट्स, क्वांट, इंग्लिश, इवन इंग्लिश जिसको बच्चे लास्ट टाइम इजी समझ रहे थे वो भी डिमांडिंग है। तो यहाँ पर इस कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन को करने के लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और टाइम नोटिफिकेशन के बाद कितना मिलने वाला है? सिर्फ 4 महीने, 120 दिन के आसपास। उसमें क्या सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा? उसमें क्या कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी? किसी को नहीं पता। आप अगर 14-15 घंटे भी पढ़ेंगे तो शायद पॉसिबल ना हो पाए। तो यहाँ पर यही टाइम है जो आपको एक एडवांटेज की फॉर्म में मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करके उसको जितना कवर कर सको बिफोर द नोटिफिकेशन, बेटर आपके लिए रहेगा। तो तीसरी बात यह है कि रिवीजन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं होती। हम जनरली घर पे बैठे सोच रहे होते हैं कि यार हे भगवान सिलेबस कंप्लीट करवा दे, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों अगर आप 100% सिलेबस कवर करके जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आप 80% सिलेबस भी कवर करके जा रहे हो, उसको रिवाइज कर रखा है 3-4 बार, कम से कम 5,000-10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, डेफिनेट चांस है सिलेक्शन का। तो यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम का बारे में पता लगता जा रहा है। तो आप अगर उन लोगों से कंपीट करना चाहते हैं, भीड़ में खुद को औरों से अलग रखना चाहते हैं, तो आपको एक एडवांटेज लेना ही पड़ेगा और वो एडवांटेज का यही टाइम है। अब मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर कहीं अगर नोटिफिकेशन ना आई या फिर एग्जाम नहीं हुआ तो मेरी प्रिपरेशन वेस्ट तो नहीं हो जाएगी? तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है कि आपकी एपीएफसी की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है, 100% होने वाला है। मैंने बोला ना, डाउट ये नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम तो होगा, बट कब होगा उसके बारे में डाउट है। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी। और दूसरी बात है कि भाई एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प कर रही है। अब बात करें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की, जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम की, ईएसआईसी की डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की, ठीक है। इवन अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन काफी ओवरलैप करती है। सीसेट में आपको क्वांटम रीजनिंग की प्रिपरेशन एपीएफसी की वहां पर हेल्प करेगी। इवन अगर हम बात करें सीपीएफ एग्जाम की, सीडीएस एग्जाम की, सीजीएल एग्जाम की, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की, एपीएफसी की प्रिपरेशन आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो ये मेहनत जो आप लोग अभी कर रहे हैं, जो एफर्ट अभी आप लोग डाल रहे हैं, ये डेफिनेटली वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आपको आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती हुई दिखेगी। दूसरी बात आपके मन में एक और आती है कि सर क्या मुझे प्रिपरेशन स्टॉप कर देनी चाहिए, या फिर मुझे अपने जो है अप्रोच में कुछ चेंज लेकर आ जाना चाहिए? तो मैं अगेन आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो शेड्यूल आपने 2-3 महीने पहले अपने लिए बनाया था, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो शेड्यूल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो।
कोई भी अप्रोच में चेंज नहीं आना चाहिए। इवन अगर कल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है तो आपका जो शेड्यूल 3 महीने पहले बना है वही आपने कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पैनिक मोड में आ गए कि भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं। भाई आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, उसे कंप्लीट करो, उसे सिरे तक लगाओ। तो यहाँ पर कोई अप्रोच में चेंज नहीं चाहिए, और ना ही डाउट आपके मन में आना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन रोक देनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए। जैसे ही प्रिपरेशन रुकी आपकी रिदम ब्रेक हो गई, और अगर रिदम ब्रेक हो गई तो दोस्तों फिर रिदम बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है। फिर दोस्तों एक बात और मन में आती है, वो ये आती है कि सर कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो मुझे इस पीरियड में, जब मैं डिले इन नोटिफिकेशन के टाइम पर प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मुझे कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों ये मिस्टेक बहुत सिंपल है। भाई आपको किसी भी र्यूमर से अपनी प्रिपरेशन को डिरेल नहीं होने देना है। आप जिस ट्रैक पर तैयारी कर रहे हैं, जिस सिंसियरिटी से तैयारी कर रहे हैं, जिस मोटिवेशन से तैयारी कर रहे हैं, उसमें किसी ऐसे र्यूमर को अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट मत करने दो जो बाद में फेक निकले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कहता है कि भाई इस साल नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, इस साल एग्जाम नहीं हो रहा है, और आपने तैयारी छोड़ दी और बाद में एग्जाम आ गया, तो आप उस बच्चे को पकड़ते तो फिरोगे नहीं। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से पूछने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई अगर कल नोटिफिकेशन आ जाती है तो क्या मैं अगले 4 महीने में खुद को इस एग्जाम के लिए रेडी कर पाऊंगा? अगर कर पाऊंगा तो आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाओगे तो आपको तैयारी और अच्छी करनी चाहिए, फिर तो आपके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं, किया प्रिपरेशन रोक दो। दूसरा क्वेश्चन कि भाई क्या यूपीएससी मेरा प्लान ए है, यूपीएससी एपीएससी एग्जाम क्या मेरा प्लान ए है या प्लान बी है? अगर आपका प्लान बी है तो आप थोड़ा सा टाइम जो इन्वेस्ट इसमें कर रहे हो कम कर सकते हो। छोड़ना नहीं है, रोकना नहीं है प्रिपरेशन को, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे थे तो अब 2 घंटे इन्वेस्ट कर दो, प्लान ए पे अपना 1 घंटा बढ़ा दो, बट प्रिपरेशन रोको मत। तीसरा क्वेश्चन कि भाई क्या इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्या ये मेरी कैरियर की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मुझे मिस नहीं करना चाहिए? अगर ये क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो डेफिनेटली फिर आपको और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछो खुद से, अपना जो है सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपने आप को आंको, अपना स्टेटस चेक करो, अपना मूल्यांकन करो कि भाई आप इस टाइम पर किस स्टेज पे प्रिपरेशन के। अगर आप एक अच्छी स्टेज पे हो तो आप थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हो प्रिपरेशन का, बट अगर आप अच्छी स्टेज पे नहीं हो, अभी भी हालत बुरी है, अभी भी सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट्स ही प्रिपेयर हुए हैं, तो दोस्तों फिर तो कोई भी कंप्रोमाइज प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बट मेरे हिसाब से अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये शो करता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों आप ऐसे लोगों से compete करो जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स को आपसे बेटर प्रिपेयर कर चुके हैं, वो आपसे इस रेस में ऑलरेडी आगे हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन अभी रोक देंगे तो आप उनसे कभी आगे निकल ही नहीं पाएंगे। तो यही टाइम है उनसे प्रिपरेशन में बराबरी में आने का या उनसे आगे निकलने का। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस पीरियड में जब नोटिफिकेशन डिले हो रही है क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि भाई जो हाई प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट्स हैं, जो हाई वेटेज वाले कंपोनेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंग्लिश 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, क्वांट 12 से 13 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर पॉलिटी 10 क्वेश्चन आने हैं दोनों से, अकाउंट्स 10 क्वेश्चन आने हैं, आयरन लेबर लॉ 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं, और साइंस 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं। तो इन स्टैटिक कंपोनेंट्स की, मैं डायनेमिक की बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि डायनेमिक आपको एग्जाम के प्रिपरेशन की जब नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद ही करनी चाहिए, अभी नहीं। लेकिन स्टैटिक कंपोनेंट्स जहां पे आपको पता है कि भाई बहुत रेयर ही कोई चेंज देखने को मिलेगा आपको, इनको तो आपने अच्छे तरीके से अभी प्रिपेयर कर लेना है। नो डाउट ऑडिटिंग भी स्टैटिक है, इंश्योरेंस भी स्टैटिक है, बट उनमें वेटेज बहुत कम है एग्जाम में, तो आप उन कंपोनेंट्स को अभी रोक भी सकते हो। बट जो हाई प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट है, हाई वेटेज वाले कंपोनेंट है स्टैटिक, उनको आपको पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि आपकी प्रिपरेशन के 3 पिलर हैं। कौन से 3 पिलर है? पहला है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन यहां से आने हैं। दूसरा है जनरल स्टडीज, 40 क्वेश्चन यहां से आने हैं। और तीसरा है स्पेशल कंपोनेंट, 40 क्वेश्चन यहां से आने हैं। तो आपको डेली 6 से 8 घंटे जो भी आप लगा रहे हो, इन तीनों पिलर की बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए। इक्वल टाइम इन पिलर्स को एलोकेट करना चाहिए कि भाई 2 घंटे पहले मैं दूंगा, 1 घंटा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को और 1 घंटा करंट अफेयर को, 2 घंटे की शिफ्ट ये हो गई। 2 घंटे में जीएस कंपोनेंट को दूंगा, पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री कल्चर, फिर साइंस, फिर इकोनॉमी, फिर डेवलपमेंटल इश्यूज। और 2 घंटे में स्पेशल कंपोनेंट्स को दूंगा, पहले अकाउंट्स, फिर आयरन लेबर लॉ, फिर सोशल सिक्योरिटी, फिर कंप्यूटर, फिर ऑडिटिंग, फिर इंश्योरेंस, इस ऑर्डर में। तो 6 घंटे आपने 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लिए और आपकी तीनों पिलर्स की प्रिपरेशन बैलेंस होने लग गई। तो यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से एक एग्जाम की कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे और हर पिलर आपका टच हो रहा होगा। तीसरी बात कि भाई रिवीजन आपकी सिलेबस कवर करने के टाइम पर ही होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले सिलेबस कवर कर लूं फिर आराम से रिवीजन करूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सिलेबस कभी कवर होगा नहीं और रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है 6+1 का, कि 6 दिन नया पढ़ना है हफ्ते में,
और वीकेंड पे 6 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, सिंपल सा रूल। फिर दोस्तों रेगुलरली टॉपिक वाइज मॉक्स दीजिए, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हुए भी चलना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक है या नहीं है। कैसे चेक होगी? जब आप मॉक लगाएंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे और आपको अपना करंट स्टेटस पता लगेगा, और ये आपको हेल्प करेगा इंप्रूव करने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सब पॉजिटिव रहिए। आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जो काफी डिमांडिंग है। यहाँ पर थोड़ी सी भी नेगेटिव थिंकिंग आपको आपके ट्रैक से डिरेल कर सकती है, और आपको ड्रिल होने का रिस्क नहीं लेना है, सिंपल सी बात। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है कि सर अगर मैं ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उस प्रिपरेशन के साथ मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि भाई आप पहले ये फाइनलाइज करो कि आपका प्लान ए कौन सा है। क्या एपीएफसी आपका प्लान ए है या दूसरा एग्जाम आपका प्लान है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। अगर एपीएफसी आपका प्लान ए है तो आपको इतना टाइम यहाँ पर एलोकेट करना चाहिए और प्लान बी में इतना टाइम एलोकेट करना चाहिए। अगर एपीएफसी आपका प्लान बी है तो आपको इसमें इतना टाइम एलोकेट करना चाहिए। हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन फाइनलाइज करने के बाद आपको 2 चेक और करने हैं। पहला चेक कि भाई एपीएफसी एग्जाम और जो दूसरा एग्जाम प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीएससी, सीजीएल, उनके बीच में ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो दोनों ही एग्जाम में आने हैं। अगर आप एक एग्जाम में इसकी तैयारी कर लेते हो तो वो दूसरे एग्जाम में भी आपको रिटर्न दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो एपीएफसी के साथ, तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री कल्चर हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गए, ओवरलैपिंग है। और दूसरी बात कि दोनों एग्जाम्स के यूनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। एपीएफसी एग्जाम में आपको पता है कि स्पेशल कंपोनेंट यूनिक हो गए, और अगर हम सीएससी की बात करें तो वहां पर यूनिक कौन से हैं? ऑप्शनल यूनिक है, जीएस4 यूनिक है, देन उसके अलावा आप लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी यूनिक है, गवर्नेंस यूनिक है, इंटरनेशनल रिलेशन यूनिक है, एनवायरनमेंट यूनिक है, और ज्योग्राफी यूनिक है। ठीक है, सोशल इश्यूज के जो टॉपिक हैं वो यूनिक है। वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने, तो आपने लिस्ट बना लेनी है। और तीसरी बात कि आपने दोनों ही एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व करके, लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करके अपना करंट लेवल चेक कर लेना है कि आप कितने पानी में हो विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एग्जाम। क्योंकि यहां से आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं इस लेवल पे हूँ और सिलेक्ट होने के लिए ये लेवल चाहिए, अब मुझे इतना गैप ब्रिज करना है। तो यहाँ पर ये काम आपने करना है। उसके बाद आपने क्या फॉलो करना है? आपने 6+2 या फिर 75-25% रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये सलाह देना चाहूंगा कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट नहीं करने चाहिए। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है प्रिपरेशन का, 4 घंटे मैक्सिमम, तो आपको एक ही एग्जाम में उस पर्टिकुलर एनर्जी को फोकस करना चाहिए। बट अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, और मैं मान के चलूंगा आप 8-9 घंटे तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अपना 75% टाइम, दिन का 6 घंटे के आसपास, आपको अपने प्लान ए पर डिवोट करने चाहिए, और 25% टाइम वो आपको अपने प्लान बी पर डिवोट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी सीएससी 2027 आपका प्लान ए है, तो आप 6 घंटे अपने प्लान ए के लिए पढ़िए, यूपीएससी सीएससी के लिए ही पढ़िए, क्योंकि उसमें भी कुछ कंपोनेंट आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे होंगे जो आपके एपीएफसी एग्जाम में ओवरलैप हो रहे होंगे। और 25% टाइम, 2 घंटे आप डेली डिवोट करिए एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना चाहिए। यहाँ पर आप और डीप में जा सकते हैं कि आप ये भी देखें कि जो कंपोनेंट्स ओवरलैप हैं उनमें आप पढ़ें तो एक ही जगह से, लेकिन प्रैक्टिस आप दोनों एग्जाम्स की सेपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, दिसंबर में एग्जाम होना है और एपीएफसी भी उसका टारगेट है, तो जब वो पॉलिटी पढ़ रहा है तो पॉलिटी वो पढ़ेगा लक्ष्मीकांत से ही, या फिर आप अपनी कोई बुक फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ेंगे। बट आपको प्रैक्टिस यूपीपीसीएस के लिए अलग करनी है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और एपीएफसी एग्जाम के लिए आपको डिफरेंट प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। क्लियर है? तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हो, तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्स तैयार कर रखे हैं। पहला कोर्स है टेस्ट सीरीज, उस बच्चे के लिए इसने पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको जीएस कंपोनेंट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज और स्पेशल कंपोनेंट की कंप्रेहेंसिव कवरेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, नोट्स एंड क्विज मिल जाएगी। और अगर आप हर कंपोनेंट का कंप्रेहेंसिव कवरेज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, नोट्स और क्विज, तो आप मास्टर कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, और इन कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।